हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 11 भूगोल विषय की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के अध्याय 4 जलवायु के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। हमने आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 3 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर को चुनना है। पहला है जाड़े के आरंभ में, जाड़ा मतलब सर्दी, ठीक है। सर्दी के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। जब सर्दी की शुरुआत हो रही होती है उस समय जो तमिलनाडु के जो तटीय प्रदेश हैं वहां पर बारिश होने का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी पूर्वी मानसून। इसका सही कारण क्या है? उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से सर्दियों की स्टार्टिंग के समय तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है। दूसरा है भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 1/3। लगभग 1/3 हिस्से पर भारत के अंदर प्रति वर्ष 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। आगे तीसरा, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है। यहां पर 4 कथन लिखे हुए हैं। पहला है कि यहां पर दैनिक तापांतर कम होता है, यानी दिन और रात के बीच तापमान का जो अंतर है वो कम होता है। दूसरा, यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है। तीसरा, यहाँ तापांतर वर्ष भर ऊंचा रहता है। और चौथा, यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। तो सही कथन कौन सा है? सही कथन है कि दक्षिण भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? विषम पाई जाती है, यानी वहां पर जलवायु के अंदर लगातार परिवर्तन होता रहता है। चौथा, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध के अंदर मकर रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है तो उस समय क्या होता है यह आपको बताना है। तो उस समय क्या होता है? उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर तापमान कम होने की वजह से उच्च वायुदाब क्या होता है? उच्च वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला है अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो विषुवत या उसके पास निम्न वायुदाब तथा आरोही वायु का क्षेत्र। विषुवत वर्त या उसके आसपास निम्न वायुदाब तथा आरोही वायुदाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के अंदर कौन सी पवनें बहती है? तो इस क्षेत्र के अंदर व्यापारिक पवनें बहती है। अतः इस क्षेत्र में वायु हल्की होने की वजह से ऊपर उठने लगती है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। इसे अंत उष्णीय कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को कभी कभार मानसूनी गर्त भी कहा जाता है। कहाँ का क्षेत्र है? तो विषुवत वर्त और उसके आसपास निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है वो कहलाता है अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यहाँ पर कौन सी पवनें बहती है? व्यापारिक पवनें। और ये पवनें या वायु हल्की होने की वजह से क्या होती है? ऊपर उठने लगती है। ठीक। दूसरा, मानसून प्रकोष्ठ से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में सबसे अधिक वर्षा करने वाले स्थान का नाम लिखिए। तो मानसून प्रस्फोट का मतलब क्या है? तो वर्षा ऋतु अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में जब अचानक वर्षा होती है तो बिजली तथा बादलों की गर्जना भी साथ साथ में होती है और बहुत तेज गति के साथ क्या होने लगती है? वर्षा होने लगती है। अतः प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ आर्द्रता भरी पवनों का चलना और तेज मूसलाधार वर्षा का होना क्या कहलाता है? मानसून प्रस्फोट कहलाता है। वर्षा ऋतु के अंदर यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की स्थिति में जब बहुत तेज ज्यादा बारिश होती है उस समय बिजली और बादलों की गर्जना होती है और बहुत तेज गति से मूसलाधार बारिश होती है। तो उस प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ
आर्द्रता भरी पवनों का चलना और तेज वर्षा का होना क्या कहलाता है? मानसून प्रेस्पॉट कहलाता है। अब भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के अंदर स्थित मासिनराम ये एक स्थान है, वहां पर भारत के अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे तीसरा, उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है और वे चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर रबी की फसल, ठीक है, रबी की फसल बोने वाले जो किसान होते हैं उनको किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है और ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो पश्चिमी भारत के अंदर रबी की फसलें बोने के समय शीतोष्ण चक्रवात से क्या होती है? वर्षा प्राप्त होती है। और ये चक्रवात कहां से आते हैं? तो पूर्वी भूमध्य सागर से आते हैं। इनको पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। और ये चक्रवात पूर्वी भागों में पहुंचते हैं तथा सर्दियों में भारत के अंदर क्या करते हैं? वर्षा करते हैं, जो कि रबी की फसल के अंदर क्या होती है? रबी की फसल की बुआई में उपयोगी होती है। ठीक। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 125 शब्दों में लिखिए। पहला है, जलवायु में एक प्रकार का ऐक्य होते हुए भी भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन को क्या करना है? आपको स्पष्ट करना है कि भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्यों देखने को मिलती है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो भारत में मानसून की जलवायु प्रवृत्ति देश की जलवायु में एक प्रकार का ऐक्य प्रकट करती है। मतलब भारत के अंदर मानसून की जो जलवायु स्थिति है वो देश की जलवायु में एक प्रकार की एकता प्रदान करती है। यद्यपि भारत में बहुत सी जलवायु संबंधी प्रादेशिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से बिल्कुल क्या है? अलग है, जबकि सारे देश के अंदर मानसूनी जलवायु कही जाती है। आगे बात करूं मैं, जलवायु तत्वों में तापमान और वर्षा के वितरण में इसी प्रकार की जलवायु संबंधी विभिन्नताएं मिलती है। इसकी वजह से तापमान और वर्षा के वितरण में भी इसी जलवायु के परिवर्तन की वजह से या विभिन्नता की वजह से तापमान और वर्षा के वितरण में भी हमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है। उदाहरण की बात करूं तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में तापमान ग्रीष्म ऋतु में 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि उसी समय अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग प्रदेश का तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा के वितरण में भी इसी प्रकार की विभिन्नता देखी जाती है। मेघालय के चेरापूंजी और मासिनराम में वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर होती है, जबकि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है सम का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल, उसमें लगभग केवल और केवल 10 सेंटीमीटर वर्षा औसत होती है। अतः जलवायु तत्वों के आधार पर यह देखा जाता है कि भारत में क्षेत्रीय विभिन्नताएं विद्यमान है, किंतु मानसून के आधार पर देश के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यों और सामाजिक विशेषताओं में पर्याप्त समानताएं व्याप्त है। अतः हम कह सकते हैं कि जलवायु में ऐक्य होते हुए भी भारत के अलग अलग प्रदेशों में जलवायु के अंदर विभिन्नता देखने को मिलती है। दूसरा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? किसी एक मौसम की दशाओं की सविस्तार व्याख्या करो। इसका उत्तर देखें, भारत के अंदर मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्ष में हमें कुल मिला के 4 प्रकार के मौसम देखने को मिलते हैं। पहला शीत ऋतु, दूसरी ग्रीष्म, तीसरी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु और चौथी मानसून के निवर्तन यानी मानसून के लौटने की ऋतु। ये 4 ऋतु हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शीत ऋतु की। भारत में शीत ऋतु की जो शुरुआत है वो मध्य नवंबर से हो जाती है। इस समय उत्तरी भारत में तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है और उत्तर भारत के अधिकांश भागों में औसत तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। जनवरी फरवरी में रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है और पंजाब और राजस्थान में हिमांक से नीचे यानी 0 से भी नीचे चला जाता है। वही दक्षिण भारत में सर्दी की ऋतु बिल्कुल न के बराबर होती है। यहाँ तापमांतर यानी तापांतर ताप के बीच का जो अंतर है वो बहुत कम रहता है। तटीय प्रदेशों में ये बहुत कम रहता है। त्रिवेंद्रम का तापमान जनवरी में 31 डिग्री सेल्सियस और जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु में पवनें उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर चलती है, जहां पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है। शीत ऋतु के अंदर भारत भर में वर्षा बहुत ही अल्पतम यानी न के बराबर होती है। हालांकि उस समय उत्तर भारत के अंदर वर्षा शीतोष्ण चक्रवात, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, उनकी वजह से होती है और ये वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है।
उसी समय भारत के पूर्वी तटीय भाग में भी विशेषकर तमिलनाडु में कभी कभार वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थी आपकी भारत के अंदर शीत ऋतु की स्थिति। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 4 के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।